नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हमारी हिंदी वर्णमाला पर दूसरी प्रश्नोत्तरी है। एक प्रश्नोत्तरी 10 प्रश्नों की आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है, ये दूसरी प्रश्नोत्तरी है। यहाँ भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे वर्णमाला से संबंधित, और आप सब लोग इसे नोट करते रहें, लिखते रहें, ये आपके लिए अवश्य आने वाले एग्ज़ाम में लाभकारी होगी। तो साथियों, चलते हैं सीधे सीधे। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही दुविधा वाला होता है, अक्सर आ रहा होता है, फिर भी हम गलती कर देते हैं। और गलती इसलिए कर देते हैं कि गलती हमसे करवाई जाती है। क्यों जी? सही ना? क्योंकि विकल्प ही हमारे समक्ष ऐसे रख दिए जाते हैं। हमें वर्णमाला पढ़ाते टाइम ये जरूर पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि ध्वनि भाषा की छोटी इकाई है। अब छोटी इकाई कहिए, लघुत्तम इकाई कहिए, निम्नतम इकाई कहिए, निम्न इकाई कहिए, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि वर्ण भी भाषा की छोटी इकाई है। अब यहाँ देखिए विकल्प में वर्ण, अक्षर, ध्वनि, शब्द, 4 विकल्प हैं। वर्ण भी भाषा की छोटी इकाई है, अक्षर भी भाषा की छोटी इकाई है, ध्वनि भी भाषा की छोटी इकाई है। अब साथियों, जब विकल्प में ये सब मौजूद हो और अंतिम विकल्प पर ये ना लिखा हो कि इनमें से सभी है, तो हमें किसी एक का चयन करना होता है। बस थोड़ा सा दिमाग पे हमें अपने जोर देना है। भाषा सबसे पहले किस रूप में आई होगी? भाषा का रूप अगर आपने कभी पढ़ा होगा, मैंने नहीं अभी पढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा लूँगा तो मैं जाहिर सी बात है कह दूँगा कि आप जानते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं, मैं ये भी जानता हूँ। भाषा मुख्यतः 2 रूपों में होती है, एक मौखिक और एक लिखित। तो भाषा का पहला रूप जो है वो मौखिक ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। भाषाएं पहले मौखिक रूप में ही आई हैं, उसके बाद उन्हें वर्णों में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, फिर बताया गया भैया ये अक्षर ये वर्ण है। इन ध्वनियों को पहले मौखिक रूप में आया गया। तो जब भी विकल्प में यदि ध्वनि है और इनमें से सभी सही ऑप्शन नहीं है, तो विकल्प में जहाँ भी ध्वनि होगा आपको सदैव उत्तर ध्वनि का चयन करना होगा। यानी उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे ध्वनि उत्तर सही हो जाएगा। वर्ण भी सही है, अक्षर भी सही है, लेकिन भाषा की लघुत्तम इकाई में ध्वनि इसलिए सही है कि भाषा सबसे पहले मौखिक रूप में आई है और मौखिक रूप में ध्वनि होती है। यहाँ नीचे देखिए लिखा है, वही प्रश्न सेम लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, पद इकाई, ठीक है। यहाँ इकाई लिखा हुआ है। तो वर्ण, अब यहाँ ना तो अक्षर है ना ध्वनि है, तो यहाँ वर्ण आया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या चयन हो जाएगा? वर्ण। लेकिन यदि विकल्प में ध्वनि शब्द होगा तो सदैव उत्तर ध्वनि का हमें सही करना होगा। तीसरा प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम लघु इकाई। लघुत्तम या लघु इकाई, सार्थक मतलब जो अर्थ सहित हो। अभी चूंकि हमने इसे पढ़ाया नहीं, फिर भी आपके समक्ष ला दे रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या सार्थक लघु इकाई जो होती है साथियों, वो शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। शब्द जो होते हैं वो हमेशा सार्थक होने चाहिए, तभी शब्द कहलाएंगे, ठीक है। हम शब्द पढ़ाएंगे तो इन पर बात करेंगे। चौथा प्रश्न है स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 11, 25, 33, 44। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख्य किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 × 5 = 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई साथियों 25। मूल व्यंजनों की संख्या है, मूल व्यंजन की संख्या पूछी जा रही है साथियों। तो मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन आता है और अंतस्थ व्यंजन आता है और उष्म व्यंजन आता है, और भी कुछ आता है? नहीं आता। इनकी संख्या, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, अंतस्थ की होती है 4 और उष्म की होती है 4, तो 25 8 33 हो जाएगी साथियों। तो यहाँ मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। मूल वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है साथियों। तो मूल वर्ण के लिए हमने आपको सूत्र बताया था,
कुल स्वर प्लस मूल व्यंजन। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो मूल वर्णों की संख्या हो जाएगी साथियों 44। संयुक्त व्यंजन नहीं है। दिए गए 4 विकल्पों में हमें देखना है कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं होता है। तो संयुक्त की परिभाषा पर ध्यान दीजिए। जब दो असमान व्यंजन मिलते हैं और उनके मध्य कोई स्वर नहीं होता है, दो असमान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन जिनके मध्य कोई स्वर नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, क और स के योग से त और र के योग से स, केवल स के योग से बना, तो ये उस संयुक्त व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। अभी हमने पढ़ा से। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? य, र, ल, व आता है। य, र, ल, व नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो स्र है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी हमने बताया था अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है साथियों। प्रश्न बहुत ही ईजी है, लेकिन आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया करिए अपने किसी न किसी बुक में, ये आपके लिए अवश्य लाभकारी होगा साथियों। और आज की प्रश्नोत्तरी की कार्यशाला यहीं तक। अगली फिर 10 नंबरों की आपको वर्णमाला से ही अभी 10 नंबर की प्रश्नोत्तरी फिर मिलती रहेगी। ऐसे करके 4-5 चरणों में 10 नंबर की प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष प्रस्तुत होगी और वह आपके लिए ज़रूर लाभकारी रहेगी। जय हिंद।